नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे किसको बोल रहे हो भाई? कुमार रंजीत। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम है। आदरणीय सौम्या तिवारी जी को भी प्रणाम है। राधे राधे, राधे राधे। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। तो आज है पॉलिटी का अंतिम दिन। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी के अंतिम दिन पर पहुंच ही गए। आज पॉलिटी का लास्ट कंपाइलेशन है। इसके बाद आपको पॉलिटी में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर रिवीजन के तौर पर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पांचों कंपाइलेशन पढ़ डालिए रिवीजन के तौर पर। जो आप इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे उसमें से जो इतना पतला नोट्स बनाएंगे और इतने पतले नोट्स में से जो आप इंपॉर्टेंट चुनेंगे उसी का क्वेश्चन इसमें बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, ख्याल में रखना है। और आज पॉलिटी का हो जाएगा। और थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया गया है, आपको मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि जो सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक कंपाइलेशन होता है, आज पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो क्या शुरू होगा? तो इसकी जगह पर जो शाम को इकोनॉमिक्स चल रहा था वो इकोनॉमिक्स चलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का आपको 2 कंपाइलेशन पढ़ाया जा चुका है और तीसरा कंपाइलेशन कल से यहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी कि कंपाइलेशन जो है अब सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक ही चलेगा। 4 बजे से 6 बजे तक टेस्ट चलेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं उसमें उसका नाम ही है कि जानिए अपना स्कोर या फिर जानिए कितने तैयार हैं आप। ये करके 4 बजे से 6 बजे तक आर ओ को जैसे पेपर होता है सेम टू सेम 2 घंटे हम लोग उसमें देते हैं। जीएस का रहता है तो 2 घंटे, अगर हिंदी का रहता है तो 1 घंटे हम लोग उसमें देते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। रात के 8 बजे भी पहले कंपाइलेशन चलता था, लेकिन अब चूंकि कंपाइलेशन ज़्यादा बचा नहीं है तो अब रात के 8 बजे से 10 बजे तक जो हम लोग दृष्टि की मैगजीन है, ई दृष्टि घटना चक्र की, उसको हम लोग पढ़ते हैं और पूरा एक दिन में 20 पेज हम लोग खत्म करेंगे। 10 दिन में वो चीज़ हम पूरा का पूरा मैगजीन आपका खत्म कर डालेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका शेड्यूल है। और जब इसमें 3 दिन में इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा तो हम क्या शुरू करेंगे भाई? तब हमारे पास संकट आ जाएगा। तब हम क्या शुरू करेंगे? जब हमारा कंपाइलेशन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, सब हो गया, तब क्या शुरू करेंगे? ये 3 दिन यानी कि आज को लेकर के 4 दिन कितना हो जाएगा? आज 24 है तो 28 तारीख, 29 तारीख से 29 या 30 तारीख से हम लोग क्या करेंगे जानते हैं? 11 तारीख तक लगातार रोज आर ओ का पेपर देंगे, रोज एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, डेली। और कैसे बैठेंगे? जैसे होता है वहां पे सुबह जो है जीएस का टेस्ट होगा, फिर दोपहर को आपका हिंदी का होगा डेली। और टाइमिंग भी वही रहेगी। टाइमिंग भी इसको 1 घंटा मिलेगा, इसको 2 घंटा मिलेगा। ठीक, एग्जैक्ट। तो आप जब एक तो अभी 4 बजे चल ही रहा है, एक तो 4 बजे चल ही रहा है लेकिन हिंदी नहीं, या तो हिंदी चलता है या तो जीएस। लेकिन जब पूरा कंपाइलेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम डेली सवेरे 10 बजे से जो 9:30 बजे से ये आपका जीएस, फिर दोपहर में हिंदी। ठीक है, फिर पूरा दिन आप आराम करेंगे, फिर रात 8 बजे फिर हम मिलेंगे। अब इस रात 8 बजे अभी तो ये चलेगा, 10 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। तो जब ये करंट अफेयर खत्म हो जाएगा तो हम इसमें एक सीरीज चलाएंगे, मार्क्स बूस्टर सीरीज। यानी कि क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या आपको और अलग से पढ़ें कि 2-2, 4-4 नंबर आप लोग सबसे आगे रहें, सबसे अलग रहें। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मामला है। हाँ, यूपी पीसीएस देखिए, अब जो बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान से सुने।
ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट जीएस का। जितने इसमें मैंने कंपाइलेशन पढ़ाए हैं सब इंपॉर्टेंट है। आरओ की जितनी टेस्ट सीरीज हुई है सब इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमारा 11 तारीख को एग्जाम हो जाएगा तो 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हमको लगभग 35 से 40 दिन मिल रहा है। और इस 35 से 40 दिन में एक दिन में हम यूपी पीसीएस का ऐसे ही चलाएंगे क्लास। यानी कि यूपी पीसीएस की 3 क्लास चलेगी। 3 क्लास चलने का मतलब हो गया यूपी पीसीएस का 30 दिन में 90 क्लास, यानी कि 100 क्लास 40 दिन के अराउंड अगर होगा 100 क्लास, यानी कि 100 टेस्ट आप करके जाएंगे। और कंपाइलेशन उसमें भी होगा, उसमें भी टेस्ट सीरीज होगा, सब कुछ होगा। तो 100 वो यूपी पीसीएस, सिर्फ यूपी पीसीएस, उसमें क्या होगा, ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होगी, रिवीजन होगा जीएस में, और कुछ चीज़ें नई आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यूपी पीसीएस वाले एकदम अभी निश्चिंत रहें। उनके लिए अच्छी खबर है कि आरओ पहले हो जा रहा है, उसी में उनका आरओ भी हो जाएगा और उसी में उनका पीसीएस के लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए और पढ़ते जाइए, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, घबराने का नहीं, एकदम आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, कंटेंट आपके पास ए ग्रेड का है, इतना मैं कह सकता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज हमारा ये पॉलिटी का अंतिम दिन रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं घबराना है और एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हुए चले जाना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन लिए सुनील यादव जी, आपकी बात सुन लिए। ठीक है, पुरुष वर्ग 8 है, टॉप 10 में परिणाम आ गया है। ठीक है, ठीक है, उसको देखना है, उससे प्रेरित होना है, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ पुराने स्टूडेंट डीमोटिवेट होते हैं जब रिजल्ट आता है तो चुपचाप रहना है, कुछ बोलना नहीं है। तो बस अपने मन में एक चीज ठान लेना है कि एक एक कोई हरिवंश राय बच्चन का एक दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद तो बताना। हाँ, जब नाव जल में छोड़ दी, पहली बात तो नाव जल में नहीं छोड़ना चाहिए था। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। अब एक तो गलती की है नाव जल में छोड़ करके, दूसरा गलती क्या की है, तूफान की तरफ मोड़ करके। तो जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। अब पीछे नहीं हटना है। ठीक, चलते जाना है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग शुरू करते हैं इसको, अपने कंपाइलेशन को। ठीक है, आवाज कम है, आवाज कम है। अभी आप लोग कहेंगे सर खरखराने लगी है। चलिए आवाज ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, बढ़ते हैं। जो मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट सवाल है उसी को हम करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में इस बात को रखना है, 100 सवाल हैं इसमें। आज पॉलिटी का लास्ट कंपाइलेशन है और ये पीसीएस से, मजे की बात है ये पीसीएस से ही लिया गया है।
ध्येय आईएएस के पीसीएस के टेस्ट से ही लिया गया है, क्योंकि आरओ यारो तो 4 कंपाइलेशन में सब खलास हो जाते हैं। जितनी भी कोचिंग ने अच्छे कोचिंग ने निकाला है 4 ही क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म। अब 5वां जो कंपाइलेशन होता है वो पीसीएस का ही होता है, तो ये पीसीएस का ही है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं। क्या है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर 1793 का चार्टर एक्ट। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि पहला ही इसका जवाब सही हो जाएगा, पहले का ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं 1784 का ना, रेगुलेटिंग एक्ट भाई 1773 का। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्या है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1835 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरे का आंसर हो जाएगा जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, इसी को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल क्या ये अच्छा बनाएगा, लेकिन जाना जाता है तो जाना जाता है। ठीक, चलिए तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमारा तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। पहला कथन है ये तीसरे नंबर सवाल का। ठीक है भाई, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। तीसरा क्या है, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। चौथा है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 उपाध्यक्ष तो चुने ही गए थे, लेकिन इसमें सही कथन बताना है। लेकिन आपका जो संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था, क्या ये तीसरा सही है? 2 उपाध्यक्ष तो चुने ही गए थे, HC मुखर्जी और कृष्णमाचारी। HC मुखर्जी थे, अगर आ जाए तो HC मुखर्जी, ये भी ध्यान में रखना है आपको, और कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष तो बनाए गए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और 2 इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और जो हिंदी सुलेखन है, ये भी बात इसमें सही कही गई है कृष्ण वैद्य के द्वारा। ठीक है, और जो प्रारूपकार था, मुख्य जो प्रारूपकार थे, उनका नाम LN मुखर्जी था। तो ये भी बात आपका सही है कि नहीं? हाँ, ये भी सही है। तो लेकिन जो कमल का जो बात है वो सही है कि नहीं है? कमल को, हाँ बिल्कुल, हाथी को बनाया गया था। हेमंत यादव जी बता रहे हैं हाथी को। बिल्कुल, ये कमल वाली बात ये बिल्कुल गलत है। हाथी को प्रतीक बनाया गया था, ये बात गलत है। यानी कि दूसरा सही नहीं होगा, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। सारी बातें इसमें ठीक हैं, बस बी वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है, निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? संविधान सभा के विषय में कौन से सत्य हैं? पहला क्या है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा की बात हो रही है। यह बहुदलीय संरचना थी, यह कोई समितियों के माध्यम से, कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो चौथे नंबर सवाल में क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए, कई समितियां इसमें थी, बिल्कुल सही बात है। बहुदलीय संरचना थी, बिल्कुल सही। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, बिल्कुल। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थे, नहीं, ये पहला वाला गलत है। यानी कि 2, 3 और 4 यही सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5वें नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर सवाल क्या है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। बिल्कुल बात सही है, 101% इसकी बात सही कह रहा है। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या है? अच्छा, जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट है, दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विधायिका के रूप में ही उसकी बैठक होती थी और उसी की बैठक आपके संविधान सभा के रूप में। जब संविधान सभा के रूप में बैठक तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब इसका विधायिका के रूप में तो जीबी मावलंकर। ये दोनों प्रश्न को अगर आप जानते होंगे तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं जानते हो तो कंठस्थ कर लीजिए। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? अब ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर तीसरा है पालकीवाला और के एम मुंशी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? कौन बताएगा इसका आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पालकीवाला, NA पालकीवाला ने ये बात कही थी, संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है, पवित्र दस्तावेज कहा था, है कि नहीं? भारतीय संविधान को, सॉरी, भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को नहीं, संविधान को डॉक्टर VR अंबेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। क्या है? संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। डेट याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। दूसरा है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, प्रकृति न्याय योग्य है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब देखिए, इसका आंसर आप लोग निश्चित सही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता ही होगा इसमें 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तो सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति क्या न्याय योग्य है? नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक, इसको लेकर के आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, ध्यान देना इस बात को, कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और संविधान सभा की जो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 4 सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब आप पूरा संविधान पढ़ते हैं तो इन चीजों को आप याद करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं चीजों को आप इंपॉर्टेंट, पूरी किताब तो रट नहीं लेते हैं, जो आप इंपॉर्टेंट समझते हैं नोट करते हैं, वहीं से ये सवाल बनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार पूरा चीज पढ़ लिए हैं तो केवल टेस्ट करिए, किसी का मत मानिए। और अगर पूरा पढ़ लिए हैं और आपके पास समय भी है तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है पता है? सबसे अच्छा होता है, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करिए, आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आंसर राइटिंग करेंगे तो और चीज़ें कंठस्थ होंगी, तो फिर मेंस की भी तैयारी, प्री की तैयारी एक साथ हो जाती है। ठीक है, चलिए फिलहाल हमको अभी तो हमारे जो सर पे है हम उसको देखेंगे। ठीक है, 8वां नंबर सवाल क्या है? 8वां नंबर, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में इसको व्यवस्थित करिए, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करिए। कौन सा राज्य कब गठित हुआ था इस पर आपको विचार करना है। चलिए ठीक है, नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी ना, 1963 में हुई थी नागालैंड की स्थापना। ठीक है, चलिए, और डेट थी 1 दिसंबर, हमको डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक,
और मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी मणिपुर की स्थापना। और मिजोरम की स्थापना आपका 20 फरवरी को हुई थी। 20 फरवरी 1987, सॉरी, ये 1987, 20 फरवरी 1987 ये स्थापना हुई थी। अभी हमने एक पोस्ट डाला था, आप लोग शायद कम्युनिटी का जवाब देते हो, तो हमने डाला था कि इसमें से किसकी स्थापना 21 जनवरी को नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसमें ये था आपका मणिपुर। ठीक है, ये ऑप्शन भी इसमें मैंने दिया था। हरि हत ठीक है, समझ जाइए क्या लिखा है, हरियाणा। समझ जाइए भाई, इतना तो गलती हो सकती है। 8वें नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, अब आप निकाल लीजिए, 1 4 3 2 सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट आप लोग देखते हैं हमारा, जो मैं क्वेश्चन डालता हूं यूट्यूब पे, उसको आंसर दिया करिए आप लोग, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। एक तरफ है कथन और दूसरा है कारण। कथन कारण का सवाल है, ध्यान से आपको पढ़ना है, पढ़िए। राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को, सभी, ये सी ऐसे लिखा है, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण क्या है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। अब इसमें 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, क्या पहला सही है 6 से 15 वर्ष के बच्चों को, कि 6 से 14 वर्ष, जो 21 का की बात करता है, 6 से 14 वर्ष ना, 21 का, आर्टिकल नंबर 21 का ए। ठीक है, क्या बात करता है, 6 से 14 साल, तो मतलब कथन तो गलत है। क्या ये कारण सही है, बिल्कुल कारण सही है, तो ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। 10वें नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है प्रावधान, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन नहीं सुमेलित है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में कहा गया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल, आर्टिकल 22। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, इसमें मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम पर रोक नहीं, थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बताता हूं। जो आर्टिकल आपका 24 है, ये जो कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया है, बाल श्रम पर। ठीक है, तो दूसरा आपका सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, वो आपका बी सुमेलित नहीं है, आंसर 10 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 11 नंबर सवाल की तरफ और देखेंगे 11 नंबर सवाल आपका क्या है। लाइक नहीं करते हैं भाई, चलिए, रिवीजन हो रहा है ना रघुवर प्रसाद जी, रिवीजन हो रहा है कि नहीं चीज। निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। कई बार ये मैं बता चुका हूं आपको, अब तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, भारतीयों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये तो सबको प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सबको है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, भारतीय, सुनिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को इसमें से कौन सा प्राप्त है, तो इसमें हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये दोनों जो अधिकार हैं, अच्छा, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, बताओ बताओ भाई, कई बार मैं बता चुका हूं। 1 और 4, ठीक है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। क्या वाद योग्य है नीति निर्देशक तत्व? इसको देख लेते हैं। नहीं, वाद योग्य ये नहीं है। ठीक है, तो अब कई बार मैं बता चुका हूं ये। और 42 इसका 2 नंबर सवाल क्या, दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता। बिल्कुल करेक्ट बात है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा सही। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की सीमापन गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की रक्षा, उदार बौद्धिक का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें तो दोस्तों सभी सही नजर आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1, 2, 3 और 4 सभी इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। आपका कितना आर्टिकल रिवीजन हुआ होगा पांचों में? जितना आप सोच भी नहीं सकते, जितना आप खुद से पढ़ के रट नहीं सकते, किताब पढ़ के नहीं रट सकते, किसी क्लास में नहीं रट सकते, उतना आप क्वेश्चन से रट सकते हैं अगर आप चाहे होंगे तो। नहीं तो फिर राम ही राखे। संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है विषय। ठीक है, अनुच्छेद 42, अभी आपने अनुच्छेद 42 को पढ़ा था, अभी जस्ट इसके पीछे ही। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 39A है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगा। और अनुच्छेद 50 आपका न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1। आगे देख लेते हैं अगला क्या है। गलत है ये। अच्छा देखते हैं फिर 42 में क्या कहा गया है। अच्छा, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये 40 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुच्छेद 40 होगा। जो ग्राम पंचायतों का गठन है ना, वो अनुच्छेद 40 में बात कही गई। किसने ये बात बताई? किसी ने बताया था, पहले ऊपर चला गया ये। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। ये अनुच्छेद 40 जो है, ये यहाँ पे अनुच्छेद 42 नहीं होना चाहिए थे, यहाँ पर अनुच्छेद 40 होना चाहिए। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 40 में। तो और 42 तो अभी हमने पढ़ा था इसके पहले की, जो समाजवादी सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है जो हमारा था। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो इसको आप लोगों ने करेक्ट करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 42 लिख दिया गया है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा इसका, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल का देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर सवाल हमारा क्या होगा देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है, उसका भुगतान बैंक संसाधनों के अनुमति पर ही संभव है? किसने की थी भाई? टीटी कृष्णमाचारी, केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स या फिर केटी शाह? 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, ये बात कही थी केटी शाह ने। ठीक है, क्यों पेपर में नहीं होगा? पेपर में भी होगा। हाँ, मिसप्रिंट नहीं होगा, पेपर में भी मिसप्रिंट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा मिसप्रिंट नहीं है, ये इन्हीं का मिसप्रिंट है जिनका टेस्ट है ये। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेना। 15 नंबर सवाल, तो क्या ये उद्योग ये है
बिल्कुल है, ये है नीति निर्देशक सिद्धांत ही है ये, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में किसमें है, 43 का में है, आर्टिकल 43A में, ठीक है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये भी आपका वही है, ठीक है। कौन सा नीति निर्देशक 48 में है ये, आर्टिकल 48 में। और अस्पृश्यता का निषेध तो मूल अधिकार है भाई, ये आर्टिकल 17 में है, ठीक है। ये आर्टिकल 17 में है, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलिए, और ये जो प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये उसी में आता है कि जिसमें आपका न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का काम कर, मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का प्रबंधन, ये किस में आता है, ये भी उसी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 में आता है ये। और जो ये आप जानते हैं 36 से लेकर 51 तक जो भी आता है वो नीति निर्देशक तत्व ही है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और ये मूल अधिकार है, ये आपका मूल नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य, पहला क्या है मूल कर्तव्य में, चलिए विचार करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए हैं। अब बताओ भाई, इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन बताएगा इसमें। बिल्कुल सही बात है, 42वें संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, ये सब ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन भाई साहब 1978 में नहीं हुआ था, 1976 में हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप इसको ए और बी दोनों सही मार्क करके चले आएंगे, ठीक है। वो देखिए, जस्सी जस्सी ने मार भी दिया है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। जस्सी जस्सी ने मार भी दिया, तो एक सेकंड, ऐसे सवाल देखिए अभी तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की रहेंगे गलत हो जाएगा वो। अब देखिए, अब ये आ गया, तो अब आप ये ध्यान देंगे कि 42वां जहां लिखा रहेगा वहां पे 1976 भी लिखा होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको, इसीलिए तो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत। और जब ऐसे सवाल गलत होंगे ना, अभी तो आपको पछतावा ज्यादा नहीं हो रहा होगा कि अरे चलो गलत हो गया, ठीक है ध्यान दे लेंगे, लेकिन जब ऐसा सवाल आप एग्जाम में गलत करके आएंगे ना, तो ये रात को ना खौलेगा, याद याद जब जब याद आएगा ना, तब तक आपको गुस्सा आएगी। तो ये सब नहीं भूलता है, आता हुआ गलत करके चलाया यार, या आता हुआ गलत करके चलाया, इसी सवाल से मैं सावधान करना चाहता हूं आपको, ठीक है, ऐसे ही सवालों से। चलिए अगला क्या है देख लेते हैं। मूल कर्तव्य के संबंध में सही कथन है, मूल कर्तव्य के बारे में सही कथन। चलिए 17 नंबर सवाल है, मूल कर्तव्य के बारे में के संबंध में कौन सा कथन सही है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। मूल कर्तव्य ठीक है भाई, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए, बिल्कुल सही। हमारा कर्तव्य हम पूरा करेंगे, किसी के ऊपर थोप थोड़ी देंगे। तीनों बात सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये। केशवानंद भारती मामले में, मिलरवा मिल्स मामले में, गोलकनाथ मामले में, इसमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात कही गई थी मिलरवा मिल्स मामला जब आया था 1980 में, तब ये बात कही गई थी, ठीक है, याद रखना है इस बात को। आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से 97वां 97th
97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है। पहला है, इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा है, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। अब 19 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? दोनों बातें सही हैं। इसमें कौन सा सत्य है? तो दोनों बातें इसमें सत्य हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला देख लेते हैं 20 नंबर सवाल को। भाई देखते हैं क्या है हमारा 20 नंबर सवाल। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। एक तरफ है संविधान का भाग और दूसरी तरफ है संबंधित विषय। ठीक है, भाग 14 का, भाग 20 नंबर सवाल है, भाग 14 का यह अधिकरण के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है ये, और भाग 20 संविधान संशोधन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? संविधान संशोधन की बात इसमें की जाती है। संविधान संशोधन की बात। और भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध की बात की जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? राज्य का नीति निदेशक तत्व इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। तीसरा है काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, कृषि एवं पशुपालन का गठन। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कौन इसमें से नहीं आता है? जो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है वो तो आर्टिकल 23 में कहा गया है, और आर्टिकल 23 आपका मूल अधिकार में आता है, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक तो मूल अधिकार है, तो इसमें मूल अधिकारों में आता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता है। 21 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा 22 नंबर सवाल क्या है? ठीक है, 22 नंबर सवाल। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दिया करो यार, 1 लाख पहुंचाओ आप लोग। 91,000 पहुंच चुका है। अब देखिए कब ये पूरा होता है आपका 9,000। अगर आप लोग एक एक लोग से करवाएं ना तब भी 9,000 एक ही दिन में पूरा हो जाए, लेकिन आप लोग करवाए नहीं सब्सक्राइब। जल्द से जल्द पूरा कराओ भाई, 1 लाख। सवाल देखिए 22 नंबर सवाल आपका क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारूप समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक समय लिया। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई। कौन सा इसमें से सही नहीं है 22 नंबर सवाल में? तो देखिए 22 नंबर सवाल में जो इसमें सी है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह का समय लिया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 माह से कम समय लिया था। कितना समय लिया था? 6 माह से कम समय लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? H.C. मुखर्जी, फ्रेड एंथोनी, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा। 23 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया? H.C. मुखर्जी को चुना गया था।
ठीक है। चलिए, अस्थाई थे फ्रैंक एंथोनी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को कौन बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था अस्थाई, अस्थाई, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 23 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है, राज्यों के संघ का क्या अभिप्राय है? भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पच्चीस नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला है वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। तीसरा है निचले सदन का विघटित न होना। चौथा है बहुमत वाले दल के सत्ता। तो अब देखिए, 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है वो ये है कि निचले सदन का विघटित न होना। इसका क्या मतलब है? संसदीय प्रणाली की विशेषता, क्योंकि निचला सदन तो विघटित हो जाता है ना। निचला सदन मतलब लोकसभा है, तो लोकसभा को तो विघटन हो जाता है, तो ये तो गलत कहा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। कथन 1 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। अब धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अवधारणाएं होती हैं। एक, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है भारत धर्मनिरपेक्ष है, ना तो हम होली मनाने देंगे, ना तो दिवाली मनाने देंगे, ना तो आपका कोई सिख का त्योहार है, ना बौद्ध का, मनाने ही नहीं देंगे, कोई धर्म ही नहीं है। एक हो गया, इसको कहते हैं निगेटिव अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक मतलब क्या होता है? चाहे आप दिवाली मनाइए तब भी हम आपका सहयोग करेंगे, तब भी चौराहों पर पुलिस लगाएंगे, तब भी शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ईद मनाते हैं तो ईद में भी हम जो है शांति व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेंगे, ये सरकार का काम है, ठीक है। तो इसको जो दोनों को सपोर्ट करे, सभी को सपोर्ट करे, ऐसी धर्मनिरपेक्षता भारत में है जिसको सकारात्मक कहते हैं, ठीक है। तो भारत में सकारात्मक अपनाई गई है, बिल्कुल बात सही है। भारत का समाज बहुधर्मवादी है, दोनों बात इसमें सही है और इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सर्वधर्म संभाव, 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है? अब बताओ भाई, इसका क्या हो जाएगा? 27 नंबर सवाल। ये बात किसमें कही गई है? ये बात आपका आर्टिकल 27 में कही गई है, आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? ये बात किसने कही थी भाई बताओ? ये बात आपकी कही थी आइवर जोनिक्स ने नहीं, केसी मुखर्जी नहीं, एन श्रीनिवासन और केटी शाह। इसको एन श्रीनिवासन ने कहा था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 28 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 28 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के
एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं। एकात्मक चरित्र, संघात्मक नहीं, एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका ये नहीं करते, एकात्मकता को ये नहीं। आपातकालीन उपबंध ये भी है, इसमें सरकार एकात्मक रूप ले लेती है। एकल नागरिकता ये भी एकात्मकता का प्रतीक है। तो एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4। 30 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण हमें इसे सूचीबद्ध है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, सूचीबद्ध भाषाएं, चौथी अनुसूची में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर या फिर आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा 30 नंबर का। चलिए सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। एक तरफ है विषय, दूसरी तरफ है अनुच्छेद। चलिए पहला क्या है भाई? व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य हेतु राज्य का प्रयास। 31 नंबर सवाल। तो आंसर देख लेते हैं, ये किसमें कहा गया है भाई? ये है आर्टिकल 41 में। ठीक है, आर्टिकल 41 यानी कि 2 में। ठीक है, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये 43 का है, अनुच्छेद 43 का, यानी कि चौथा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, सॉरी, समान कार्य के लिए समान वेतन, व्यक्तियों की, एक बार फिर से देख लेते हैं, व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य हेतु राज्य का प्रयास। तो ये आपका 41 ही हुआ है, तो ठीक है। और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ होगा भाई। ठीक है, 39 डी। घ का मतलब डी होता है, ABCD, डी कह लीजिए। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये 39 ये है। और आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये कहा गया है 3 में। ये बात बिल्कुल 39 का में कहा गया। ठीक है, प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाना। ठीक है, 43 का। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा? इसका पूरा आंसर निकल के आ रहा है 2 1 3 4, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4, 4 3 नहीं, 2 1 3 4। ठीक, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का में है। और प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी, ये 43 का में है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता संशोधन 2019, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। 10 जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, 32 नंबर का। ठीक है, लागू हुआ था, सही उत्तर है ये। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गलत है ये। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में उत्पीड़न अल्पसंख्यक वर्गों को, समूहों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें किसको किसको? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। चलिए, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? मूल अधिकारों की विशेषता कौन सी नहीं है? मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। बिल्कुल, जो मूल अधिकार प्राप्त होते हैं ये हमें सरकार के विरुद्ध मिले हुए हैं, ध्यान देना, इसमें सरकार की नकेल कसने के लिए। इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल है। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। सभी मूल अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों को, दोनों को उपलब्ध है। क्या सच में दोनों को उपलब्ध है? नहीं, अभी हमने बताया था कुछ ऐसे हैं केवल भारतीयों को उपलब्ध हैं। ठीक है, उनको रिवीजन करिए। 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं। हमारा 34 नंबर सवाल क्या है?
संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 106वां संविधान संशोधन कौन सा गलत है? पहला देख लेते हैं क्या है। इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जाएगा। जो आपका 106वां संशोधन है, इससे महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जाएगा। क्या 34 नंबर में ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। सरासर गलत है ये। 34 नंबर का बी सरासर गलत है। ठीक है, चलिए 106वां संशोधन जो है आपको 23 सितंबर 2023 को मंजूरी इसको मिल गई है, तो याद रख लेना है। दूसरा गलत है, यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो गलत बताना है वो केवल बी गलत है। ठीक है, 34 नंबर सवाल का बी हो जाएगा, इसमें बी गलत है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, विधानसभा में ना, हाँ 1/3। इसमें जो आरक्षण की बात की गई है ये विधानसभा की बात की गई है, विधानसभा में, और 1/3 की बात की गई है, 1/3। ठीक है, चलिए और ये 2019 से ही लागू है, ऐसी बात नहीं है, ये 2019 से ही लागू है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? 39 से 43 से 48 से 38। ऐसे सवाल से भगवान ही बचाएं, ऐसे सवाल से श्री राम ही बचा सकते हैं जिसका सही होगा, वरना बहुत मुश्किल सवाल है। 39 नंबर इसका 35 नंबर सवाल का क्या? 1976 में आया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं जोड़ा गया 39 से 43 से 48 से जोड़ा गया, लेकिन 38 से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ जाएगा, और यही आप बता देते। ठीक है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कानून के समक्ष समता, ये तो है। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी है। उपाधियों का अंत, ये भी मूल अधिकार। समान कार्य के लिए समान है, नीति निर्देशक तत्व है भाई, ये नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? तो डी अधिकार नहीं है, मूल अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? इसमें मौलिक कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है वो बताना है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, आय कर अदा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। तो 37 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आय कर अदा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं शामिल है। जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसमें ये नहीं शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, डी नहीं हो जाएगा। 37 नंबर का आयकर वाला बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें उपरोक्त में से कौन संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? इसमें कौन सा सम्मिलित है भाई? पहला सम्मिलित है और तीसरा सम्मिलित है, बाकी नहीं सम्मिलित है। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, मतलब सी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य है 11, उसमें आपका यही दो समान नागरिक संहिता, नहीं सॉरी, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, सॉरी नीति निर्देशक सिद्धांत में केवल समान नागरिक संहिता है और
कौन सा है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 38 का। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। कथन और कारण का सवाल है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। क्या यह बात करेक्ट है? ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा द्वारा राज्य के अस्तित्व की गारंटी प्रदान नहीं की गई। बिल्कुल, राज्यों के अस्तित्व, राज्य का कोई अस्तित्व अलग नहीं हो सकते, राज्य नहीं गारंटी प्रदान की गई। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 39 नंबर सवाल का ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल हमारा क्या है? सूची 1 है, ये सूची 2 है, सुमेलित कर डालिए भाई। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, आज ही के दिन अपनाया गया। तो आज के दिन राष्ट्रगान गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? आज के दिन भी गाना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रगान से याद आया कि सीरियस हो जाइए, 26 जनवरी को अगर प्रोग्राम करना हो तो बताइएगा, मज़ा आएगा। वैसे थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। रात में हम लोग पढ़ेंगे, सुबह सोच रहा हूँ मैं 10 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम को रखा जाए और पूरे हर्षोल्लास से आप लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। मेरे विचार से आपके अंदर जो भी कला हो आप दिखाइए, यहाँ पर दिखाई जाएगी। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हैं यार, 1 लाख लोग देखेंगे तो आपका, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो भी देखते हैं, है कि नहीं? आपके अंदर जो प्रतिभा है, देश हमारे आज संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो आपको हाजिर होना चाहिए। आप भाषण देते हैं तो भाषण दीजिए, गाना गाते हैं तो गाना गाइए, डांस करते हैं तो डांस करिए। कुछ भी आपके अंदर कला है जो हम लोग स्कूलों में करते आ रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज से इसका नामांकन शुरू हो जाएगा। आज से मैं इसका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, जिसको शामिल होना होगा आज बता देंगे और 25 तारीख तक अपना सारा भेज देंगे ताकि मैं उसको एक तरीके से कर लूं। ठीक है, चलिए, अच्छा सा भाषण लिखिए। ऐसे आप लोग लिखने को आता है 26 जनवरी, मान लीजिए ऐसे लिखने को आ गया तो कैसे भाषण देंगे? चलिए, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, है कि नहीं? ये सुमेलित है। और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 और आपका प्रारूप समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी उससे संबंधित हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1। ठीक, एस्से लिखेंगे, हाँ लिख डालिएगा, कुछ भी लिख डालिए, लेकिन उसी एस्से को बोल करके बताना है। देखने की कला है, देखने की कोई कला नहीं होती है। देखने की कला है अगर, तो देख करके वीडियो बनाइए। ऐसा देखिए कि कोई भी प्रभावित हो जाए, ऐसे उसका वीडियो बना के भेजिए। देखूं आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, रजाई में लेट के देखते हैं कि कुर्सी पे बैठ के देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसकी भी एक कला है, बताइए उसको। चलो भाई, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 50, अभी 50 भी नहीं पहुंचे हैं। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है? केशवानंद भारती मामला, मिलरवा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गोलकनाथ मामला। ठीक है, कई बार आ चुका है, हम ज्यादा इस पर नहीं बहस करेंगे। 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। बयालीस नंबर सवाल क्या है आपका? केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया है
अब इसमें से कौन सा कथन सही है? 42 नंबर में आपको पता लग रहा होगा कि मूल संरचना का सिद्धांत इसी में आया था। दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 हो जाएगा। अगला, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं? मूल संरचना के अंतर्गत अगर देखा जाए पूरा निर्णय पूरे सुप्रीम कोर्ट का या फिर न्यायालय का, तो मूल संरचना में देख लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये सभी आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, 43 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल हमारा क्या है। 44 नंबर सवाल क्या है भाई? देखते हैं। कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? सोवियत संविधान का प्रभाव, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, या इसमें से कोई नहीं? ये जो कानून के समक्ष समानता है ये ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। 44 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ये बात आपकी आर्टिकल 14 में कही गई है। 45 नंबर सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता। ये बात कही गई है प्रस्तावना में कि कौन सी बात इसमें शामिल नहीं है। 45 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं कही गई है। आगे सवाल देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसको बिना ऑप्शन देखे बता भी सकते हैं आप लोग। ये 93वां नहीं, 95वां नहीं, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। और 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में हुआ था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित मूल अधिकारों में कौन सा या कौन से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? कौन सा दोनों को प्राप्त हैं? बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। दूसरा है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण। तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 47 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध पहला, और ये तीसरा हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? 48 नंबर सवाल। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? सेवाओं पर कर का प्रावधान। 48 नंबर सवाल। सेवाओं पर जो कर का प्रावधान है ये 88वां संशोधन था। कब था भाई? 88वां संशोधन। तो ये आपका सही सुमेलित है। और अनुसूचित जाति और आयोग का जो गठन है ये 89वां संशोधन था, 61 नहीं था, ये 89th अमेंडमेंट था, ठीक है। और मेघालय राज्य की स्थापना ये 28वां नहीं था, ये 22वां संशोधन था, है कि नहीं? ये 22वां संशोधन था। और नगर निगम नगर पालिका की ये 73वां नहीं 74वां था। 73वां आपका पंचायती राज। चलिए इसका हो जाएगा 74वां। तो जो आपका इसमें सुमेलित है वो ये हो जाएगा। 49 नंबर सवाल। एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत देश। कौन सा प्रावधान कहां से लिया गया ये आपको बताना है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपका जापान से लिया गया था, ठीक है। और संसद की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वो आपका सोवियत संघ से लिया गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपका आयरलैंड से लिया गया। आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी कि ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 यानी कि 22 धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ क्या है? कि कोई व्यक्ति दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा ऐसा बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। ये इसका मतलब नहीं है। विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाए, यह भी इसका मतलब नहीं है। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई या दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। यह बात बिल्कुल करेक्ट है। इसी का मतलब हो जाएगा कि दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है। सेम यही इसका मतलब है, ठीक है। चलिए चलिए भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है?
वेरी इजी सवाल है। इसका मतलब है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, चलिए कथन एक है, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 52 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? 53 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, ये कनाडा पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता नहीं है? संघीय शासन की कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त केंद्र और लिखित संविधान। 54 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है। संघीय का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण हो। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? अगला, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? 55 नंबर में कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, इसको रट डालिए, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल करेक्ट है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये किसको किए गए थे? और अवशिष्ट विषय, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ हुआ था। तो 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केंद्र में द्वैत शासन का आरंभ हुआ था ना, लेकिन सी इसमें गलत है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ये बात गलत है। विधायिकाओं को नहीं, गवर्नर जनरल को दी गई थी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो इसमें जो इसमें पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो सी ही एक ऐसा है जो इसकी विशेषता नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो गया था यहाँ पे। ठीक है, जो कि 1919 में लगा था। अगला देख लेते हैं, 56 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल बात करेक्ट है। 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया, बिल्कुल बात करेक्ट है। दोनों सही है, दोनों कथन सही है। ये शासन ये मूलभूत है, ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। 57 नंबर सवाल, ये आर्टिकल आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है और ये आर्टिकल 37 में 37, आपको पता है 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उत्प्रेषण। 58 नंबर सवाल का आंसर, जो उत्प्रेषण रिट है वो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, जो उत्प्रेषण है ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, इस बात को याद कर लेना है। वैसे अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी जारी की जाती है? तो चौथा आप छोड़ दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 58 का? इस बी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? 59 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये केशवानंद भारतीवाद में कहा गया है, नो डाउट, और ऑप्शन आगे देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या है? निम्न में से किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है? 60 नंबर सवाल को किसने कहा था? ये भाई ये ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? इसको ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। 61 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 यानी कि डी। आगे देख लेते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल क्या है? संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 62 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु क्या है? अंतर का एक बिंदु दोनों में आप देखेंगे कि नामी क्यों वास्तविक कार्यपालिका नहीं, ये तो अंतर नहीं है। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट का अंतर है आप में, ठीक है। तो 63 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शैडो कैबिनेट, ठीक है। हाँ, ये ब्रिटेन में है लेकिन भारत में नहीं है, ठीक है। तो ये कैबिनेट जो होता है शैडो कैबिनेट, ये विपक्षी दल द्वारा गठित किया जाता है। अच्छी परिकल्पना है, आप पढ़िएगा। ये शैडो कैबिनेट विपक्षी दल अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं। ये ब्रिटेन में तो है लेकिन भारत में ऐसी कोई कैबिनेट नहीं बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। 64 नंबर सवाल को देखिए कौन सा संबंधित है। संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, संघीय न्यायालय का गठन, संघ स्तर पर द्वैध शासन। तो ये तीनों हैं। कौन सा इसमें कथन सही है? जो अधिनियम 1935 से संबंधित है वो तीनों हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर सवाल का 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 65 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था जो ब्रिटिश ताज के उत्तरदायी। बिल्कुल करेक्ट बात है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद इसका गठन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया था। बिल्कुल करेक्ट बात है, दोनों इसमें सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला सवाल क्या है? निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था? मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, यूरोपी और सिख। तो 66 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी को प्राप्त किया गया था, सभी को दिया गया था, ठीक है। 1932 के तहत सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 66 का डी हो जाएगा, ठीक है। स्पीड सही है कि स्लो कर दूं? स्पीड ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं, बहुत अनेकों बार इसको आप पढ़ चुके हैं। न जाने कितने में पॉलिटी का टेस्ट कराया हूं, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए, आप अपने और भी जरूरी कामों में लग जाएं। चलिए और तेज गुरुजी, समझ रहा हूं क्या चाहते हो भाई। सड़सठ नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 67 नंबर सवाल, कथन क्या है? भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार है। क्या बात ये सही है? निवारक निरोध विषय को संबंधित राज्य की समवर्ती सूची में शामिल किया है। बिल्कुल, इसीलिए तो इसीलिए तो दोनों को अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चुरा चुरा के खा रहे हैं, अच्छा। तुमको तो भी दे दूं क्या, ताकि चट कर जाओ सब एक ही बार में। ये भी देख, ये भी नहीं बचने पाएगा लग रहा है। कुछ खाने भी नहीं दोगे क्या? नहीं भगवान, कहाँ चले जाएं। अनुच्छेद 19 एक खा के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं चलिए अभी एक बताता हूं आपको। अनुच्छेद 19 एक खा के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन अपराधों पर इस अधिकार का निर्बंधन आरोपित कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 68 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अगर प्रभुता का सवाल हो, अखंडता का सवाल हो, लोक व्यवस्था का सवाल हो, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उपरोक्त सभी, इसमें सभी ठीक है, ठीक है। एक बता,
पहले हम लोग जो खाने के लिए लाते थे ठंड वगैरह में, रात में खाते थे। जैसे अगर ये नहीं बताना है कि कुछ खा रहे हैं स्कूल के दिनों में, ताकि किसी को पता न चले, जो नीचे हमारे जो पीछे बेंच पे बैठा हुआ है लड़का, उसको पता न चल जाए मैं कुछ खा रहा हूँ। जैसे बिस्किट अगर लेके आए पार्ले जी, तो पार्ले जी बिस्कुट को पहले तोड़ करके मुंह में डाल लो। अब अगर वो कुरकुरा रहेगा ना तो आवाज़ आएगी खाते समय। इसके लिए इसका एक उपाय है कि मुंह में थोड़ी देर रखे रहो इसको, तो जब उसको चबाओगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो उसको पहले गल जाने दिया जाता था मुंह में, ताकि आवाज़ ना आए। या फिर जैसे सोते समय रात में 2-3 लोग गांव में एक साथ सोते हैं भाई बहन, तो आपस में, ताकि पता न चल जाए कि रजाई में कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो बिस्किट वगैरह को पहले गलने दिया जाता था जीभ पे, उसके बाद उसको खाया जाता था। हाँ सही बात है। हम्म। मुंह नीचे करके, तो उसी तरीके से मैं भी इधर, जैसे इधर से इधर हूँ, तो इधर से मुंह में, ऐसे मुंह में है तो इस साइड ले लेता हूँ मुंह, जब तक वो खत्म होता है तब इस साइड करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं पारखी जो समझ गए। फिलहाल चलिए। सही बात है, स्कूल में बहुत मजेदार था। 69 नंबर सवाल देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता? ठीक है, नहीं कर सकता। पहला क्या है? लोक व्यवस्था, अखंडता, सदाचार या फिर स्वास्थ्य। तो 69 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा अखंडता। ठीक है, तो अखंड नहीं, 69 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 25(1) के अनुसार। अच्छा, 25(1) के अनुसार, हाँ ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। संविधान का विस्तृत होना, संविधान का लचीला होना, संविधान का कठोर होना, प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका। 70 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा संविधान का विस्तृत होना। जितना विस्तृत होगा संविधान, जितना जटिल होगा, वकील उतना राज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा वकील वही है जो संविधान का सबसे अच्छा लूप होल ढूंढ लेता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। सही बात है कि नहीं? नहीं। तो असत्य कौन सा है? इसमें असत्य पूछा है। देखिए, ये भी आप लोग गलत कर देंगे। कौन गलत कर देता है? बी ही होगा। 70 का ए। देखो, सरिता पटेल गलत कर दी, गुड्डू भी गलत कर दिए, सब लोग गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं कि कौन सा असत्य है। इसी पर ध्यान देना है। यहीं पर खुश हो गए, खुश होके नाच रहे हैं, ए लगा के चले आए हैं, सोच रहे हैं हम सही कर दिए हैं। लेकिन इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो बी गलत होगा। ठीक है, बी होगा। तो ऐसे सवाल को गलत नहीं करना है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय इसमें बताया गया, 5 नहीं 3। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 72 नंबर सवाल। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। दूसरा, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है।
तीसरा है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 72 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही है, पहला सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें दी जा सकती है तो संशोधित तो कर सकते हैं आप, लेकिन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, वाद योग्य नहीं है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 का? 72 का आंसर सी हो जाएगा। हम लोग 73 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 73, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? एकात्मक लक्षण एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा संविधान की कठोरता, ये एकात्मकता का लक्षण नहीं है, बाकी ये सभी एकात्मकता के लक्षण है। अगला, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18, 21, 25 या फिर 19? तो 74 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 61वें संविधान संशोधन से जो कि 1988 में किया गया, इसमें क्या बोला गया कि 21 साल से 18 साल कर दिया गया। तो पूछा क्या है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी? तो 21 वर्ष। पहले न्यूनतम कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो 74 का बी हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए 61वें के बाद 1988 के बाद कब कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है? अनुच्छेद 49, 48, 50 या फिर 51? 75 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभी कांग्रेस थी? सभी नहीं, कांग्रेस सभा, संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था। यह बात किसने कहा था? यह बात कहे थे जी ऑस्टिन ने, रट डालिए इसको। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? आर्टिकल 37 में कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। ठीक है, निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते न्यायालय में चले गए भाई देखो सरकार ये निदेशक तत्व लागू नहीं कर रही है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। बिल्कुल सही है। कानून बनाते समय निदेशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 78 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002, हिंसा से दूर रहें, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यही तो कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें जोड़ा गया है और सभी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 79 नंबर सवाल को देख लेते हैं। इसमें कौन सा होगा ये बताना है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, क्या ये बात सत्य है? जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है। और उद्योग जो है राज्य सूची का विषय है, ये भी ठीक है। और निगम कर संघ सूची का विषय, ये भी ठीक है। डाकघर बचत बैंक राज्य सूची गलत है। ये डाकघर बचत बैंक किसके विषय है? ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है ये संघ सूची का। अब पशुओं के प्रति क्रूरता समवर्ती सूची बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3, 5, यानी कि ये केवल चौथा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 80 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? लाइक कर नहीं रहे हो सभी लोग, अपने लिए कांटा बो रहे हो, लाइक जो नहीं कर रहा है। ऐसा मंत्र मारूंगा ना कि दिमाग से सब खींच लूंगा मैं, सारा क्वेश्चन, ऐसा मंत्र है हमारे पास। लाइक करो। अभिकथन ए, भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? सही है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी प्रकार का नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 81 नंबर सवाल, अरे खत्म, 81 तक ही था भाई, देख लो
नहीं तो कहेंगे सर 100 तक पढ़ाए नहीं, 81 तक ही था ये, और सारे सवाल आ चुके हैं, ये देखो। नहीं तो आप कहेंगे सर जानबूझ के छोड़ दिए, ये देखो ना, यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है ना, हाँ ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, पॉलिटी का कंपाइलेशन खत्म, 5 कॉल पॉलिटी खत्म, पॉलिटी समाप्त, इकोनॉमिक्स बचा है। इकोनॉमिक्स शाम को हो रहा था, अब शाम को नहीं होगा, सुबह होगा, कल इसी टाइम सेम टाइम इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, कंपाइलेशन करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे आ जाएंगे। ठीक है, और जो लोग 26 जनवरी के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उनको अनु मैम का नंबर दिया जाएगा, वो अपना नाम लिखवाएं और कौन सा प्रोग्राम करेंगे वो लिखवाएं आज ही, अभी बताएंगे शाम को। और दूसरी चीज, वो अपना वीडियो बना करके व्हाट्सअप करेंगे अनु मैम को, बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, भाषण दे रहे हैं जो एक पहले आते थे, जो आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, इतिहास के गुरुजी आते थे और इतना लंबा भाषण देते थे, सब लोग सोचते थे अरे यार कब जाएंगे, इतना लंबा नहीं, कम समय में मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट में आप जितनी गहरी बात कर सकते हैं कर डालिएगा। ठीक है, आपके पास एक मौका है लोगों को अपना दिखाने का, जो भी आपके अंदर गुण है। मंथन आईक्यू प्लेटफॉर्म छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, अब बड़ा हो गया है धीरे धीरे, तो आपको यहीं पर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग भाग लेते हैं तो। देखो, अपने अंदर का बच्चा थोड़ा सा जिंदा रखना चाहिए, नहीं तो एकदम मनहूस हो जाएंगे तो फिर जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती है। ये सब तो चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन जहाँ खुश होने वाला हो समय तो खुश हो जाइए। ठीक है, हाँ तो नृत्य जिसको करना आता है वो नृत्य कर देगा, नृत्य करके भेज देगा भाई वीडियो। ठीक है, दर्शक दीर्घा में नहीं क्रिएटिव जी, ऐसे नहीं कि चलेगा काम, दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। कुछ भी नहीं आता, कमेंट करना आता है तो एक वीडियो बनाइएगा कमेंट करते हुए, कितना अच्छा कमेंट कर पाते हैं आप, वही बना के भेज दीजिएगा। जिसको कुछ नहीं आता है, खाना तो आता है, तो इतना खाना रखिएगा और कितनी कला से आप उस खाने को खा सकते हैं, जल्दी जल्दी खा सकते हैं, एक साथ भर सकते हैं, कि धीरे धीरे बड़े प्यार से खा सकते हैं, जो भी कला हो। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे उठा उठा के मुंह में डाल रहे हैं, ये भी एक कला है, ये भी वीडियो बना के भेजिए। गाली देना आता है चंचल को, वो भी भेज दीजिएगा भाई, वो भी एक कला है, लेकिन अपने को देना। ठीक है, अपने को देना, कला का जरूर दिखाइए। मुझे बिजनेस आता है तो बिजनेस करके दिखाना, कुछ करते होंगे वहां दिखाना। समझौता करवाते हैं, अच्छा, कैसा भी मैटर हो समझौता करवा सकते हैं। कुछ भी दिखाइए, मंथन आई के ऊपर आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, मुंह बना लेते हैं, जीभ उठा के नाक को जीभ से छू लेते हैं,
जानवी कपूर की तरह जीभ को मोड़ लेते हैं, शरीर को कुछ भाग मोड़ लेते हैं, जो भी आपके पास टैलेंट हो। जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा मर जाए ना, वही बूढ़ा होता है। 60 साल के बूढ़े भी जवान हो सकते हैं अगर उनके अंदर कुछ नया करने की इच्छा रहती है। जिस दिन आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा खत्म हो जाए ना, समझ लेना आप बूढ़े हो गए। इच्छाएं मर जाती हैं तो फिर बूढ़े हो गए आप। तब तो मंथन है कि न्यूज पर आ जाएगा। मैं तो चाह रहा हूं मंथन है कि न्यूज पर आ जाए। चलिए ठीक है, सिलेक्शन की प्रक्रिया 4 बजे वाले टेस्ट से शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, जाइए, मजे करिए, पढ़िए लिखिए, आनंद लीजिए। 26 जनवरी को देश हमारा आज़ाद हुआ था। हम लोग जो संविधान बनाए थे उनको याद करेंगे, जो शहीद हुए थे उनको याद करेंगे, और उसकी खुशी में कुछ अपना टैलेंट दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।